से करेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं मावठ किसे कहते हैं। तो मावठ बेसिकली क्या है भाई, तो देखिए भारत के यानी पश्चिम में जाएं तो उस साइड के अंदर आ जाता है भूमध्य सागर, यानी इस ग्लोब के माध्यम से हम देखेंगे भूमध्य सागर की लोकेशन क्या है। यानी ठेठ हम उत्तर यानी इधर चले जाएं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, और इसके बाद जो आगे वाला जो सागर है वो भूमध्य सागर है। तो यानी भूमध्य सागर क्षेत्र से, यानी ये मान लीजिए भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर, और यहां पर क्या है भारत की लोकेशन पाई जाती है ना। ये उत्तर भारत हो गया। यदि इस क्षेत्र में देखें उत्तर भारत के अंदर भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, यानी भूमध्य सागर से ऊपर से हवाएं चलेगी, यहां से क्या कर लेती है, नमी ग्रहण कर लेती है, और नमी ग्रहण करके और उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर, उत्तर पश्चिमी भारत में कौन कौन सा आ जाएगा, अपना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उसके आसपास पंजाब, वो ठेठ हिमालय तक शीत ऋतु में, शीत ऋतु कौन सी, यानी दिसंबर से फरवरी के बीच, जो यानी 5 से जो 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है, उस वर्षा को ये क्या कहते हैं भाई, मावठ कहते हैं। और मावठ की जो ये वर्षा होती है रबी की फसल विशेषकर यानी चना और सरसों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, इसलिए इसको, इस वर्षा को कहा जाता है गोल्डन ड्रॉप। देखिए एक दूसरी, अब जो फसल पक रही है, पकने के बाद जो यानी गर्जन तर्जन के साथ जो ओलावृष्टि हो रही है, जैसे कल यानी बादल गरज रहे थे, या 8-10 दिन पहले अपने चूरू के तारानगर और आसपास के क्षेत्रों में, कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई, या गंगानगर साइड में चले जाए वहां ओलावृष्टि हुई, तो वो वर्षा मावठ नहीं है, ध्यान देते हैं, वो चक्रवाती वर्षा। हालांकि ये चक्रवाती है, ये भूमध्य सागरों से होती है, ये शीत ऋतु में होती है। ये जो यानी मानसून पूर्व जो वर्षा है ये, और गर्जन तर्जन के साथ, जिसमें भारी फसलों का प्रमुख रूप से क्या होता है, नुकसान होता है। तो मावठ और वर्तमान में जो फसलें, जो कि चना सरसों की इसकी कटाई चल रही है, तो वो वर्षा नहीं, वो फसल तो उसके लिए लाभदायक होती है। ये जो अब वर्षा हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, वो क्या है, उसके लिए नुकसानदेह है। तो रटने की आवश्यकता नहीं है कि शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय चक्रवातों से उत्तर पश्चिम भारत में 5 से 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है, उस वर्षा को ही क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं। और ये मावठ कहां कहां पर होती है, अपने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और ठेठ जम्मू कश्मीर वाला जो है उत्तर भारत, उसके अंदर 5 से 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है, उसको बेसिकली क्या कहा जाता है, मावठ कहा जाता है। क्योंकि ये उसमें फसलों के लिए बड़ी लाभदायक होती है, क्योंकि अपना राजस्थान में तो वर्ष यानी पश्चिमी राजस्थान के शुष्क प्रदेश है, वहां इस फसल में जो 5 से 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है बड़ी लाभदायक होती है, इसलिए इस वर्षा को कहा जाता है गोल्डन ड्रॉप के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसको दोबारा घूम के भी पूछ सकता है, भूमध्य सागरीय चक्रवातों पर अब टिप्पणी कीजिए, जैसे एमए के अंदर भी ये लगता है 1 यूनिट अपने, तो वहां पूछ लिया भूमध्य सागरीय चक्रवातों से क्या तात्पर्य। तो थोड़ा सा प्रश्न को घुमाना, लैंग्वेज का ही फर्क है कि भूमध्य सागरीय चक्रवातों से शीत ऋतु में जो होने वाली जो वर्षा है वो तो क्या है, मावठ है। तो शीत ऋतु में भूमध्य सागर से चक्रवातों से उत्तर भारत के अंदर यानी हल्की फुल्की जो वर्षा होती है वो किससे होती है, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है। तो भूमध्य सागरीय चक्रवातों की उत्पत्ति भूमध्य सागर है, और वहां से ये उत्तर पश्चिम की तरफ भारत में, इससे पूर्व ये पाकिस्तान और उसके आसपास वाले जो क्षेत्र है वहां से होकर गुजरता है। तो इसके कारण यानी भूमध्य सागरीय चक्रवात कह दो या शीतकालीन चक्रवात, एक ही बात है, थोड़ा रटना नहीं है, सीधी सी बात है। भूमध्य सागरीय चक्रवातों से शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में जो 5 से 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है उसको बेसिकली क्या कहा जाता है, मावठ। और जो यानी गेहूं, सरसों, चने की फसल के लिए बड़ी लाभदायक होती है, इसलिए इसको कहा जाता है गोल्डन ड्रॉप के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसी के अंदर दूसरा प्रश्न बनता है
कि लू किसे कहते हैं भाई, लू को परिभाषित कीजिए। हमें पता है लू, लेकिन एक सांचे में डालना है कि लू किसे कहते हैं। तो देखिए, यानी उत्तर भारत के अंदर, यानी ये उत्तर भारत है और उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर भारत में उत्तर पश्चिम से, उत्तर भारत में उत्तर पश्चिम से दक्षिण, उत्तर पश्चिम से पूर्व की तरफ, जो मध्य भारत के अंदर जून के प्रारंभिक सप्ताह, मई के अंतिम सप्ताह से लेकर, यानी जून के जो प्रथम पखवाड़ा होता है, वहां पर जो चलने वाली तीक्ष्ण उष्ण जो गर्म हवा है, उसको ही क्या कहा जाता है भाई, लू कहा जाता है, जिसको ताप लहरी भी कहते हैं, जिसका प्रभाव सुबह यानी 10-11 बजे से लेकर देर रात तक इसका प्रभाव रहता है। उसकी वजह से आसपास की वनस्पति झुलस जाती है, मनुष्य की, जीव जंतुओं की क्रियाकलाप है वो परिवर्तन हो जाती है। और इसके अंदर यदि हम देखें तो लू को रटना नहीं है, तो सीधी सी बात है, मई और जून के अंदर जो चलने वाली जो ताती बढ़ती जो हवा है, वो बेसिकली क्या है, लू है। तो रटने की आवश्यकता नहीं है। यानी उत्तर भारत में उत्तर पश्चिम से दक्षिण की तरफ जो चलने वाली तीक्ष्ण उष्ण जो गर्म हवा है, उसको ही क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। और लू की वजह से क्या होता है, अचानक टेम्परेचर के अंदर क्या है, 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि हो जाती है, जिससे वनस्पति है वो बेसिकली क्या हो जाती है, झुलस जाती है। और मनुष्य 10-11 बजे के बाद 4-5 बजे तक कहां, कूलर और एसी के नीचे यानी आराम करने लगता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर और 50 डिग्री के आसपास हो जाता है। और सबसे ज्यादा लू के जो थपेड़े पड़ते हैं तो अपने यानी उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अंदर, विशेष तौर पर यानी चूरू के अंदर सर्वाधिक टेम्परेचर है, इसमें मुख्य रूप से क्या है, नोट किया जाता है। हालांकि बाढ़ और जैसलमेर क्षेत्र में फलोदी वाला जो क्षेत्र है वहां पर भी यानी टेम्परेचर अधिक नोट किया जाता है, लेकिन अपने इस क्षेत्र में विशेष देखने को मिलता है। तो मावठ और लू, यदि मावठ आ गया दूसरी वर्ष है, लू के पर्सन आने की संभावना नहीं है, तो रटना नहीं है। यानी उत्तर यानी भारत में उत्तर पश्चिम से दक्षिण की तरफ चलने वाली तीक्ष्ण उष्ण जो गर्म हवा है उसको लू कहा जाता है, जिसको ताप लहरी भी के नाम से भी जाना जाता है, जिसके कारण यानी वनस्पति झुलस जाती है और पेड़ पौधे हैं अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं, और इसकी वजह से मानव की क्रियाकलाप में परिवर्तन है आ जाता है, जिसकी वजह से हैजा है, डायरिया जैसे कई यानी रोग हो जाते हैं जल की कमी की वजह से। तो एक पर्सन में हमने दो देख लिया, मावठ भी देख लिया, लू भी देख लिया। अब हम बात करते हैं मरुदभिद। मरुदभिद से क्या तात्पर्य है, तो रटना नहीं इसे पूरा, हालांकि ये बात फर्स्ट में भी ये प्रश्न आ चुका है कि मरुदभिद क्या है। तो शब्दों का हेत है, जैसा आप चाहो वैसा इसको परिभाषित कर सकते हो कि शुष्क प्रदेशों में पाई जाने वाली जो वनस्पति है, जिसको क्या कहते हैं, शुष्कोभिद भी कहते हैं, उसी को कहते हैं मरुदभिद। तो शुष्क प्रदेशों में पाई जाने वाली जो शुष्कोभिद या मरुदित वनस्पति है, उसकी मरुदभिद वनस्पति की विशेषता क्या है कि वहां वर्षा बेसिकली बहुत ही कम होती है, क्योंकि 0 से 25 या 35 से 40 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो उस कठोर जलवायु में अपने आप को वहां की वनस्पति अनुकूल करने के लिए उनकी बेसिकली क्या हो जाएंगी, जड़ें क्या हो जाएंगी भाई, गहरी होती है। छाल है उनके पेड़ों की क्या मिलेगी, मोटी मिलेगी। इसके अलावा पत्ते हैं वो छोटे मिलेंगे या कांटेदार है वो प्रमुख रूप से मिलेंगे। जैसे मैं बात करूं नारफणी है या जो कैक्टस है, ऐसी जो वनस्पति है जो मुख्य रूप से जो अपने आप यहाँ कहते हैं कंटेड़ी, तो कंटेड़ी में कांटे होते हैं और पत्तियां बिल्कुल छोटी होती है। नारफणी में भी उसी प्रकार का होता है, कैक्टस में भी उसी प्रकार का होता है। तो ऐसी जो वनस्पति है वो कहलाती है मरुदभिद वनस्पति। तो मरुदभिद वनस्पति अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर वाला ये जो क्षेत्र है, चूरू के आसपास वाला, इस क्षेत्र में बहुतायत से मुख्य रूप से ये वनस्पति मिलती है।
तो मरुद्भिद से तात्पर्य शुष्क प्रदेशों में पाई जाने वाली वनस्पति है, उसको कहते हैं मरुद्भिद, उसी को कहते हैं शुष्कोभिद। और इनकी विशेषता क्या है कि जड़ें लंबी मिलेंगी, छाल मोटी मिलेगी और पत्ते हैं छोटे और कांटेदार मिलेंगे। और उसमें उदाहरण दे सकते हैं नागफनी है, कैक्टस है और कटेड़ी है। ये जो वृक्ष हैं वो मरुद्भिद वनस्पति में आते हैं। तो अपना राजस्थान का जो कल्प वृक्ष है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेंदरा, भी मुख्य रूप से इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो हमने क्या देख लिया, मरुद्भिद देख लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान में खरीफ की फसलें पर टिप्पणी कीजिए। तो खरीफ की फसलों से तात्पर्य क्या है कि राजस्थान में खरीफ वे फसलें जो मानसून काल में, और मानसून काल कब होता है, यानी जून के अंत में और जुलाई में जो प्रथम वर्षा होती है उस वर्षा के समय उसकी बुआई होती है जुलाई के आसपास, और लगभग अक्टूबर में वो फसलें काट ली जाती है। तो वो फसलें क्या कहती है, यानी खरीफ की फसल कहलाती है। और ये जो फसल है इसमें राजस्थान में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। एक तो जैसे नरमा, जिसको अपने यानी क्या कहते हैं कपास, तो कपास का ही दूसरा नाम है नरमा, तीसरा नाम क्या है बणिया। तो कपास को क्या कहा जाता है, बणिया के रूप में भी जाना जाता है। इसी प्रकार जैसे बाजरा है, गुआर है, तिल है, मूंगफली है, मोठ है, मूंग है, ये जो फसलें हैं वो कौन सी फसलें हैं भाई, खरीफ की फसलें हैं। तो खरीफ की फसलों के अंदर पहला दे दो कि वे फसलें जो मानसून काल में जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में लगभग काट ली जाती है। तो वो फसलें जो मानसून काल के समय यानी बोई जाती है और अंत में समाप्त होने पर जो काटी जाती है वो फसलें क्या कहलाती है, खरीफ की फसलें। तो उसमें नरमा, कपास या उसको बढ़िया कहते हैं। इसके अलावा बाजरा है, गवार है, मक्का है, तिल है, मूंगफली है, मूंग है, मोठ, ये जो फसलें कौन सी कहलाती है, खरीफ की फसलें। अब फसल पूछ दिया रबी की फसलें कौन सी अभी, तो रबी की फसलें इसके बाद में यानी अक्टूबर के एंड के अंदर, नवंबर के अंदर जो बोई जाती है और अब जो जिसकी कटाई चल रही है या आगे आने वाले 15 दिनों के बाद, होली के बाद जिसकी कटाई शुरू हो जाएगी, वो बेसिकली कौन सी आ जाएगी, रबी की फसलें आ जाएगी। जिसमें आपको पता अब छोले चले गए हैं, तो चना है वो इसके अंदर आ जाएगा, सरसों है वो भी इसके अंदर प्रमुख रूप से आ जाएगा, गेहूं है वो इसके अंदर आ जाएगा। तो इस प्रकार रटना नहीं, पर्सन की प्रकृति को समझना है, पर्सन कहां से बनते हैं। तो इसमें देख लिया हमने खरीफ की फसलें, उसके साथ दूसरे पर्सन को रबी की फसलें, यदि पर्सन को चेंज करता है तो रबी की फसलों के बारे में दे देगा जैसे 2020 में दिया हुआ है। अब आते हैं अगले पर्सन की तरफ, राजस्थान की प्रमुख गाय की नस्लें। तो राजस्थान में गाय की कौन कौन सी नस्लें हैं वो पाई जाती है। देखिए गाय हमारा यानी पौराणिक रूप से ही मुख्य रूप से क्या है, एक पवित्र पशु है भारत का, जिसको माता का दर्जा भी प्रमुख रूप से है। धरती के बाद यानी दूसरी माता है हमारी गाय माता। संयोग से आज विश्व पृथ्वी यानी दिवस है, अर्थ डे है। तो जो हमारी मर्दा है, हमारी मिट्टी है, जिसको हमें यानी उसकी सार संभाल, उसकी देखभाल करना क्या है, बहुत ही जरूरी है। तो उसके बारे में भी लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो गाय की प्रमुख नस्लें कौन सी है, तो गाय के अंदर देखें तो यानी अपने नागौर के आसपास वाला जो क्षेत्र है तो वहां नागौरी पाई जाती, नागौरी नस्ल की गाय। और नागौरी नस्ल की गाय द्विप्रयोजनीय है, जो दूध के लिए भी है और बैल की जुताई के लिए, बछड़ों के लिए भी मुख्य रूप से उपयोगी है। और उसका उत्पत्ति स्थान क्या है, नागौर का सुहालक प्रदेश है। हालांकि मैंने गाय राजस्थान के पशु संपदा को अलग से वीडियो में प्रत्येक गाय का नस्ल और कहां कहां पाई जाती है उसको डायग्राम, रेखा चित्र और गाय का फोटो समेत समझाया है। तो ये बड़े प्रश्न के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो उन प्रश्नों को आप वहां अवलोकन कर सकते हो, क्लास में भी नोट्स करवाए गए। इसके अलावा थारपारकर है, तो यानी बाड़मेर का जो मालाड़ी प्रदेश है वहां से थारपारकर की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार मालवा, मालवी यानी झालावाड़ का जो मालवा प्रदेश है वहां से मालवी नस्ल की गाय है वो उत्पन्न होती है। गिर या जिसको रेंडा भी कहते हैं, अजमेर गुजरात का जो गिरवन है वहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली जो गाय है वो है राठी गाय, जो अपने आसपास के क्षेत्रों में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू से लेकर ठेठ जो हरियाणा के जो लगते हुए जिले हैं
वहां राठी नस्ल की गाय मुख्य रूप से पाई जाती है, और राठी नस्ल की गाय मुख्य रूप से लाल सिंधी और हरियाणवी नस्ल के क्रॉस ब्रीडिंग की से ये राठी नस्ल की गाय है वो तैयार की गई है। इसके अलावा अलवर के आसपास वाले क्षेत्रों के अंदर यानी जो पाई जाने वाली गाय है उसको मेवाती गाय या इसको कोठी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें आपको 3-4 नस्लों के नाम लिखने थे और वो पर्टिकुलर इसकी क्या विशेषता है उसके बारे में तो रटना नहीं है। नागौरी नस्ल की, नागौर का शिवालक प्रदेश है, नागौर के आसपास वाले क्षेत्र, थारपाकर मालानी प्रदेश, बाड़मेर जैसलमेर के आसपास वाले क्षेत्र में, मालवी झालावाड़ के आसपास हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती, गिरिरैंडा अजमेरा नाम से अजमेर है तो अजमेर के आसपास में, गुजरात उदयपुर के आसपास लगते हुए क्षेत्र में, क्योंकि इसकी उत्पत्ति कहाँ है, गुजरात का गिरवन। राठी है अपने यानी हरियाणा से लगते हुए जो राजस्थान के जिले हैं वहां राठी नस्ल की गाय है और इसमें लाल सिंधी और हरियाणवी नस्ल की क्रॉस ब्रीडिंग के माध्यम से इसको तैयार किया गया है। मेवाती जिसको कोठी कहते हैं और अलवर के आसपास वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। देखिए इधर दिया भेड़ की नस्लें, तो रटना नहीं है। देखिए प्रश्न को थोड़ा सा चेंज किया, यहाँ भेड़ की नस्लें पूछ ली, 2019 के दोनों पेपर है, यहाँ भेड़ की नस्ल पूछ ली, यहाँ गाय की नस्ल पूछ ली। तो भेड़ के अंदर भी कौन सी नस्लें पाई जाती है उसको जैसे हम आगे करेंगे। जैसे अपने चूरू क्षेत्र में पाई जाती है सौंकड़ा, जिसको क्या कहते हैं, भारतीय मैरिनो कहते हैं, छापरी भेड़ कहते हैं, शेखावाटी भेड़ कहते हैं। तो भेड़ों वाले टॉपिक में हम आगे डिस्कस करेंगे कि नाली कौन कौन सी है, चौंकला कौन, बीकानेरी चौंकला कौन कौन सी है, चक्री कहाँ पाई जाती है, जैसलमेरी कहाँ पाई जाती है, मारवाड़ी नस्ल की यानी भेड़ है वो कहाँ पाई जाती है, वो अगले टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट पर्सन आ जाता है धात्विक खनिज पर टिप्पणी लिखिए। तो पहले तो धात्विक खनिज कहते किसे उसके बारे में डिस्कस करना है, तो रटने की आवश्यकता नहीं है कि यानी वे खनिज जिसमें सीधी सी बात है धातु का अंश पाया जाता है, जिसको पीट कर चादर बनाई जा सकती है, तार बनाए जा सकते हैं, गटर बनाए जा सकते हैं, तो यानी विभिन्न प्रकार के फैलाकर विभिन्न प्रकार के यानी शेप में डाला जा सकता है, और वो धात्विक खनिज है। तो धात्विक खनिज में जरूरी नहीं है, 2 कैटेगरी में होते हैं, लोहिक धात्विक खनिज और एलो धात्विक खनिज भी मुख्य रूप से होते हैं। जैसे हम बात करें लो धातु खनिज के अंदर लोएस्क मुख्य रूप से इसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा लोहे को मजबूत करने के लिए उसमें मिलाए जाने वाला मैग्नीज इसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा निकल पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, टिन पाया जाता है। तो इस प्रकार लो धातु खनिज के अंदर यानी धात्विक खनिज वे खनिज हैं जिसमें धातु का अंश पाया जाता है, जिसको विभिन्न शेप में यानी कई रूपों में ढाला जा सकता है। और धात्विक खनिज को 2 कैटेगरी में बांटते हैं, यानी लो धात्विक खनिज और एलो धात्विक खनिज। तो लो धात्विक खनिज में तो हमने देख दिया लोएस्क है, मैग्नीज है, टिन इसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा देखें तो कई प्रकार के खनिज है इसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे निकल, कोबाल्ट है, ये इसके अंदर, मैग्नीज है वो इसके अंदर आते हैं। दूसरा आप देखते हैं एलो धात्विक खनिज कौन से हैं भाई, तो एलो धात्विक खनिज के अंदर वे खनिज आ जाते हैं जिसकी मूल्य ज्यादा हो, बहुमूल्य खनिज आता है, जैसे सोना है, चांदी इसके अंदर प्रमुख रूप से आ जाता है, प्लेटिनियम इसके अंदर आ जाता है, और तांबा है वो भी इसी के अंदर प्रमुख रूप से क्या है आ जाता है। तो धात्विक खनिज के ओब्लिक में पूछ सकता है अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज वे खनिज हैं जिसके अंदर यानी चमक नहीं होती धात्विक यानी धात्विक खनिजों की अपेक्षा, क्षण भंगुरता उसमें प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो जैसे चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, यानी कई प्रकार के जो धात्विक खनिज है, जैसे अपने इमारतों में जो विभिन्न प्रकार के फर्शों के निर्माण के काम में आने वाला जो संगमरमर है, या ग्रेनाइट है, या चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, या इमारती पत्थर है, ये क्या है अधात्विक खनिज के अंदर आते हैं। तो धात्विक एक साल पूछ लिया जाता है, एक साल अधात्विक खनिज के बारे में पूछ लिया जाता है। अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं कि सौर ऊर्जा से क्या तात्पर्य। सौर ऊर्जा पर टिप्पणी लिखिए। तो सीधी सी बात है कि वह ऊर्जा जो सीधे सूर्य से प्राप्त होती है, और सूर्य से ऊर्जा होती है किसमें, प्रकाश ऊर्जा में, यानी हमारे पृथ्वी पर वैसे देखें तो प्रधान स्रोत ही सूर्य है, और सूर्य से विकिरण के माध्यम से यानी ये आती है कहाँ, यानी सौर प्लेटों के माध्यम से ये इकट्ठी कर ली जाती है किसमें भाई, सौर संग्राहक,
और शोक संग्राहक कौन से होते हैं? जो हमारी बैटरियां होती है, यानी जो बैटरी होती है, ये क्या है? सौर प्लेटें। तो रटने की आवश्यकता नहीं है कि सूर्य से जो प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है वो सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा क्या होता है? यानी प्रकाश ऊर्जा को सौर प्लेटों के माध्यम से यानी सौर संग्राहकों में या बैटरी में संग्रहित कर ली जाती है और उसके बाद यानी विभिन्न प्रकार के घरेलू उपकरणों को संचालित करने में इसका है वो उपयोग है वो किया जाता है। तो वो ऊर्जा क्या कहलाती है? सौर ऊर्जा। और अपने राजस्थान में तो यानी सौर ऊर्जा के अनुकूल परिस्थितियां हैं कि क्योंकि 365 दिनों में से लगभग 230 से 240 दिन है वो सूर्य का प्रकाश वो प्रॉपर पा जाता है। तो सौर ऊर्जा है वो असीमाप श्रेणी का संसाधन है, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का सोर्स है। तो रटना नहीं है, तो सीधी सी बात है, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो कि सौर ऊर्जा के अंदर इस प्रकार से बना सकते हो कि सूर्य से जो प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा को सौर प्लेटों के माध्यम से सौर संग्राहक बैटरी में एकत्रित कर उसको यानी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर विभिन्न प्रकार के जो घरेलू उपकरण हैं जैसे पंखे है, टीवी है, मधानी है, फ्रिज है, एसी है या विभिन्न प्रकार के मोटरें चलाने के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तो वो ऊर्जा कौन सी कहलाती है? सौर ऊर्जा। और सौर ऊर्जा के लिए भारत और ने विशेष प्रयासों से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यानी विश्व का नेतृत्व भी कर रहा है। भारत के हरियाणा के गुड़गांव के अंदर यानी विश्व के संगठक देशों का यानी मुख्यालय भी है। सौर ऊर्जा संगठन बना विश्व के नेतृत्व विश्व के विभिन्न देशों में, वहां गुरुग्राम हरियाणा के अंदर इसका यानी मुख्यालय भी बनाया गया है। तो इस प्रकार भारत ने भी यानी 30 गीगावाट विद्युत ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य 2022 में रखा है। धीरे धीरे वो बढ़ा भी रहे हैं और ये प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का सोर्स है सौर ऊर्जा। तो रखने की आवश्यकता नहीं है, समझ लें कि सूर्य से प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा को ही सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा को सौर प्लेटों के माध्यम से यानी बैटरी में एकत्रित कर लिया जाता है जिसको सौर संग्राहक कहते हैं और उसको विद्युत ऊर्जा में विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरण संचालित करने में उपयोग में लिया जाता है। अब आते हैं चंबल के बीहड़। इधर है डोब क्षेत्र, दोनों एक ही शब्द है, शब्दों का हेरफेर है, उस शब्दों को अपने को समझना है। तो पहली बात तो है इसके नाम से स्पष्ट है चंबल नदी। तो चंबल नदी कहां पर बहती है भाई? हाड़ौती क्षेत्र के अंदर प्रवाहित होती है। कहां? हाड़ौती क्षेत्र के अंदर यानी ये कोटा होते हुए झालावाड़ होते हुए यानी इस क्षेत्र के अंदर यानी प्रमुख रूप से प्रवाहित होती है। तो यदि हम देखें तो चंबल नदी जो प्रवाहित होती है क्योंकि ये प्रायद्वीप के पठारी प्रदेश से निकलती है और वहां यानी मानसून के अंदर भयंकर वर्षा होती है और वर्षा के कारण नदी के अंदर काफी जलोढ़ और अपरदनात्मक कारक आते हैं। उसकी वजह से यानी अपने राजस्थान के अंदर धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के अंदर यानी अवनालिका अपरदन के द्वारा और गहरे खड्डों का निर्माण कर देती है। उस खड्डों को ही कहते हैं बीहड़ भूमि, बैडलैंड ट्रॉपिक जो बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर आता है। या इसने पूछ लिया यानी क्या चंबल बीहड़ या इसने पूछ लिया डोब क्षेत्र। तो दोनों को अपने समझेंगे बेसिकली है क्या। तो सीधी सी बात है चंबल के बीहड़ आ जाए तो सीधी सी बात है पूर्वी राजस्थान में चंबल नदी के द्वारा वर्षा ऋतु में जो अवनालिका अपरदन के कारण जो उबड़ खाबड़ या जो खड़युक्त स्थलाकृति बनती है उसको क्या कहा जाता है? बीहड़। और उसी को क्या कहते हैं? डोब क्षेत्र। और डोब क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक जो बीहड़ भूमि सवाई माधोपुर के अंदर, धौलपुर, करौली के अंदर पाई जाती है। और करौली को तो क्या है यानी डोब की रानी के नाम से भी जाना जाता है। यानी उस क्षेत्र के अंदर यानी स्थलाकृतियां काफी उबड़ खाबड़ जिसके कारण मर्दा है, मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी वहां से अपरदित हो जाती है और अपरदित होने के कारण उस क्षेत्र के अंदर यानी कृषि अयोग्य भूमि हो जाती है। हालांकि डोब क्षेत्र के विकास करने के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार ने कई प्रकार की कार्य योजनाएं, विभिन्न प्रकार की योजनाएं इसके अंदर चलाते हैं ताकि वहां की मिट्टी को पुनरुत्थान उसका किया जा सके, उसको अपरदन होने से बचाया जा सके। वृक्षारोपण के कई कार्यक्रम है वो यानी समय समय पर चलाए जाते हैं। और जो ये जो बीहड़ क्षेत्र होता है
इस बीहड़ क्षेत्र के अंदर, डोग क्षेत्र के अंदर यानी अपनी भौगोलिक और सामाजिक स्थिति के कारण यह दस्यु और अपराधियों का यानी एक गढ़ रहा है। तो यहाँ के जो आदिम क्षेत्र के जो लोग चोरी करके उन खड्डों के अंदर, क्योंकि समन वन क्षेत्र भी है और बीहड़ या उबड़ खाबड़ खड़ युक्त इलाका करती, वहां में जाकर वो छुप जाते थे। तो ये क्षेत्र यानी डोग क्षेत्र कहलाता है। तो थोड़ा सा ही प्रश्नों को घुमाया है, प्रश्न को चेंज किया, लैंग्वेज चेंज किया, या चंबल बीहड़ यहाँ डोग क्षेत्र। तो डोग क्षेत्र को और ज्यादा क्लियर है, जो अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर भी इसको अपने समझने की कोशिश करेंगे। और ये रेट में भी आ सकता है कि भारत में बीहड़ भूमि बैडलैंड ट्रॉपिक बनाने वाली सर्वाधिक नदी कौन सी है, तो चंबल नदी बीहड़ भूमि का भी प्रमुख रूप से इसके अंदर निर्माण करते हैं। तो ये हो गया अपना चंबल बीहड़। इसके बाद करते हैं भोराट का पठार। तो भोराट का पठार कहते किसे हैं, तो पहले तो ये समझो यानी अपने राजस्थान के अंदर ये जिला है राजसमंद, और राजसमंद के अंदर यदि हम देखें तो एक जगह पर आ जाता है कुंभलगढ़, जहां पर हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। कुंभलगढ़ का किला भी है, और उसी के पास यानी गोगुंदा, यानी कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा, कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक के जो बीच वाला जो क्षेत्र है, जो बेसिकली क्या है भाई, यानी संपाटी पठार है, संपाटी पठार है। यानी कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक के बीच वाला जो कटा फटा विच्छेदित जो पठार है, उस पठार को क्या कहते हैं, बोराट का पठार के नाम से जाना जाता है। तो रटने की आवश्यकता नहीं, यानी कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य यानी जो कटा पटा विच्छेदित जो पठारी भाग है वो कहलाता है बोराट के पठार के रूप में जाना जाता है। अगले इसके अंदर लासड़िया का पठार भी आ जाता है, उड़िया का पठार भी राजस्थान के अंदर पाया जाता है, मेसा का पठार भी यानी राजस्थान के अंदर यानी पाया जाता है। तो पठारों का जब हमने भौतिक प्रदेशों का अध्ययन किया था तो मैंने 6-7 पठार जो राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से कई यानी एग्जामों में पूछा गया, उड़िया का पठार कहाँ, आबू का पठार कहाँ, लासड़िया का पठार कहाँ, तो वो वीडियो के माध्यम से इसका और ज्यादा विस्तार से हम देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान के 4 प्रमुख किलों के नाम, यानी राज्य के प्रमुख जो किले, यानी ये जो पर्यटन वाले टॉपिक में लेटेस्ट के अंदर यानी ये पर्सन को इसने पूछ लिया भी राजस्थान के 4 किलों के नाम ही बताए थे। तो हम देखेंगे कि राजस्थान के अंदर हमारी प्राचीन संस्कृति को समर्पित करने वाले किले और हवेलियां हैं, और अपने शेखावाटी की जो हवेलियां हैं वो यानी बहुत ही प्रसिद्ध है। किला भी चूरू का अद्भुत है, क्योंकि एकमात्र किला है जहां गोला बारूद खत्म होने के बाद चांदी के गोले भी दागे गए थे। तो किलों के अंदर देखें तो यानी पहले तो हम उन 6 किलों को देखेंगे जो विश्व विरासत सूची में यानी यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में 6 किलों को शामिल कर लिया है, जो कई कंपटीशन एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए एक जो किला आ जाता है अपने जयपुर से शुरुआत करते हैं। तो जयपुर के अंदर यदि हम देखें तो जयपुर के अंदर आमेर का किला है, यानी जयपुर के अंदर कौन सा है, आमेर का किला जयपुर के अंदर है। फिर बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ का किला आ जाता है, कौन सा। इसके अलावा एक किला आ जाता है राजसमंद में, यानी कुंभलगढ़ का किला यानी आ जाता है, रणथंभौर का किला। इसके अलावा यानी झालावाड़ के अंदर यानी आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर यानी जो जलदुर्ग है यानी गागरोन का किला, उसको भी विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा स्वर्ण किला यानी जैसलमेर का किला है, उसको भी विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। तो यानी राज्य के किलों और हवेलियों का स्पेशल वीडियो मैंने यानी पीछे जो अपने परसों ही उस वीडियो को यानी अपलोड किया है, उसके माध्यम से राजस्थान के अंदर जो पर्यटन दिवस है उसके उपलक्ष्य के अंदर यानी उसके अंदर विशेष वीडियो जो राजस्थान के जो प्रमुख किले उन किलों का डायग्राम रेखाचित्र मैप के माध्यम से उसको उस वीडियो के अंदर प्रदर्शित किया गया, तो उसका भी आप अवलोकन कर सकते हैं। तो ये विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाले 6 किले कौन से हैं, तो एक तो जयपुर का आमेर किला है, चित्तौड़गढ़ का किला आ जाता है, कुंभलगढ़ का जो राजसमंद में रणथंभौर का किला भी आ जाता है, झालावाड़ का गागरोन किला आ जाता है, जैसलमेर का किला। तो
तो ये 6 किले आ जाते। इसके अलावा अपने जो चूरू का किला है, जिस पर यानी यहाँ के ठाकुर ने गोला बारूद समाप्त होने के बाद चांदी के गोले बनाकर डाले गए। ये भी यानी आरपीसी का बेस्ट प्रश्नों में से रहा कि ऐसा कौन सा किला है जहां पर चांदी के गोले दागे गए। तो ये आ जाते हैं अपने राज्य के प्रमुख किले। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट और अंतिम पॉइंट पर इसके अंदर कि राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग जिसकी लंबाई सर्वाधिक है। राज्य का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी लंबाई सर्वाधिक है? तो इस पर भी हम बात कर सकते हैं कि NH-15 जिसका नया नाम है क्या है NH-68, जो स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग का भाग है 68, 11, 62 उसमें। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH-15 है वो मुख्य रूप से यदि हम बात करते हैं उत्तर में यानी पंजाब पठानकोट से लेकर ठेठ यानी राजस्थान पश्चिमी राजस्थान में होते हुए गुजरात के कांडला तक जाता है। तो पठानकोट से कांडला तक जाने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH-15 जिसका नया नाम परिवर्तित नाम NH-68 है, तो वो यानी जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर होते हुए गंगानगर इस क्षेत्र से होते हुए पंजाब पठानकोट तक यानी जाता है और दक्षिण यानी पश्चिमी गुजरात के कांडला बंदरगाह को यानी ये जोड़ता है। तो NH राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग तो NH-15 जिसका नया नाम NH-68 है, जो 875 किलोमीटर लंबा है, जो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर से होता हुआ गुजरात के कांडला बंदरगाह तक है यानी ये जाता है। फिर यदि पूछ लिया जाए राजस्थान का सबसे यानी व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH-8। तो आपको बताना NH-8 का नया नाम क्या है। देखिए जैसे जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं उनको यानी विकसित किया जा रहा है, उसके नामों के अंदर भी परिवर्तन किया जा रहा है। तो इससे संबंधित भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो यानी हो सकता है अगले में पूछ ले राजस्थान का सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर टिप्पणी लिखिए। तो इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग जो लंबा है तो रटने की आवश्यकता नहीं कि राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-15 है जिसका नया नाम NH यानी क्या है 68 है, जो यानी भारत में पठानकोट से लेकर यानी कांडला तक जाता है। राजस्थान के इन जिलों से ये राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। इतना सा ही इसके अंदर करना है। तो देखिए इसके अंदर अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसके अंदर अपने इन प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे कि 2019 के अंदर जो प्राइवेट का जो एमसी एग्जाम था उसके अंदर यानी इन 10 प्रश्नों के अलावा इससे संबंधित और कौन कौन से प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों पर भी हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ जो इस टॉपिक को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।